नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। महत्वपूर्ण ज्योग्राफी क्लासेज अपनी चल रही है फर्स्ट ग्रेड के लिए, 11th स्टैंडर्ड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो आरपीसी और आरएसएस भी लेती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए है। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, है ना, और बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही क्लास अपलोड होती है तो आप तक उसका नोटिफिकेशन है आ जाएगा। आज अपन देखने वाले हैं सेल, और सेल कितने प्रकार की मुख्य रूप से होती है। तो ये 3 प्रकार की सेलें होगी, जिसमें आग्नेय है, अवसादी है और कायांतरित सेलें होती है। तो इन सेलों के अंदर मुख्य रूप से हम आज देखेंगे आग्नेय सेल, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं और उसका संगठन या उसकी संरचना कैसी होती है। एनसीईआरटी और आरबीएससी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग संपूर्ण क्लासेस हम आप तक दे रहे हैं। तो सभी साथी सर्वा क्लासेज के साथ में अवश्य जुड़े। शुरू करते हैं क्लास को इन्हीं शब्दों के साथ में कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा एक चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो बोली बार बार उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बार बार उड़ान भरनी पड़ती है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो वास्तविकता यह है कि अपन को जिंदगी में यदि सक्सेस होना है तो बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो शुरू करते हैं टॉपिक सेल और उसके प्रमुख प्रकार। तो सेल व उसका प्रकार, रॉक्स एंड टाइप्स है। तो हमारी जो भूपरपट्टी मुख्य रूप से धरातल जो बना हुआ है, जो भी पृथ्वी का निर्माण यदि हुआ है तो उसकी अपन बात करेंगे तो संपूर्ण पृथ्वी है विभिन्न सेलों से बनी हुई है। हालांकि पृथ्वी की गहराई का आंतरिक भाग में किस तरह की सेलें हैं वो हमें विस्तृत जानकारी अभी तक नहीं है, फिर भी लगभग 12 किलोमीटर जो आर्कटिक गर्त, आर्कटिक महासागर में जो अपने के ड्रिल कर रखा है उसके अकॉर्डिंग वहां तक की तो प्रत्यक्ष सेलें हैं। फिर आंतरिक भाग से लावा आकर के जो भूपटल पर जमता है उस मेग्मा भंडार तक की जानकारी हमारे पास में उपलब्ध हो चुकी है, जहां से भी मेग्मा आ रहा है एक अनुमान के अकॉर्डिंग। तो भूपरपट्टी के निर्माण में शामिल वे पदार्थ जो ग्रेनाइट के समान कठोर है, चिक्का मिट्टी या रेत के समान कोमल होते हैं, मुख्य रूप से सेल कहलाते हैं। तो सेल को कैसे डिफाइन करेंगे, तो मुख्य रूप से भूपरपट्टी के निर्माण में वे पदार्थ जो मुख्य रूप से ग्रेनाइट के समान कठोर हो सकते हैं या चिक्का मिट्टी के समान मुलायम हो सकते हैं, उनको मुख्य रूप से सेल कहा जाता है। निर्माण के आधार पर यदि अपन सेलों की बात करेंगे तो ये 3 प्रकार की होती है। निर्माण के आधार पर सेलें कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। मैंने कहा कि एक आग्नेय सेल जो मुख्य रूप से, जिसको इग्निस शब्द से जो मुख्य रूप से बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। एक होती है अवसादी सेल जिसको अपन सेडिमेंट्री सेरोक्स भी कहते हैं, जो कि अवसाद के जमा होने से मुख्य रूप से, यानी इन तीनों सेलों का अपघटन जो अपरदन होता है, अपक्षय होता है, और उसके द्वारा जो मलबा इकट्ठा होकर के एक नई सेल बनती है जिसको अपन अवसादी सेल कहते हैं। इसको प्रतार भी कहा जाता है। और तीसरी है कायांतरित सेल जिसको रूपांतरित कहा जाता है। तो ये मेटामॉर्फिक होती है, यानी इसके अंदर जब चट्टान का रूप परिवर्तित हो जाता है, और रूप परिवर्तन होने के पीछे कई भौतिक कारक जिम्मेदार है या रासायनिक कारक जिम्मेदार होते हैं। यथा जैसे कि तापदाब परिवर्तन के कारण सेल जो है, जैसे कि कोयला जो है यदि ग्रेफाइट में बदल जाता है, फिर तापदाब परिवर्तन से ग्रेफाइट है यदि हीरे में बदल जाता है, तो इस तरह के जो चेंजेस है ना, तो वो मुख्य रूप से जैसे स्लेट से सिस्ट से स्लेट बनता है, ये तो चेंजेज है। इस तरह की जो सेलें होती है मुख्य रूप से कौन सी होती है, कायांतरित होती है। तो ये कायांतरित सेलें, प्रत्येक सेल जो है, सभी सेलों की बारी बारी से विस्तार से अपन चर्चा करने वाले हैं। आप जरूर समझ जाएंगे इस लेसन को देखने के बाद में। सेल की जो आपका सस्पेंस है वो सेल के संदर्भ में पूर्णतः इरेज हो जाएगा और बिल्कुल आप जानकार बन जाओगे। तो आग्नेय सेल जो है निश्चित रॉक्स कौन सी होती है, तो आग्नेय शब्द लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना हुआ है ना। तो इग्निस शब्द से मुख्य रूप से बना हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक जी करना है यहाँ पे। तो इग्निस शब्द से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अग्नि से। तो लैटिन भाषा का है आग्नेय शब्द इग्निस शब्द, और उसका अर्थ इग्निस का अर्थ होता है अग्नि। तो आग्नेय सेल का निर्माण गर्म और तरल मेग्मा के ठंडा होने या पिंडन होने से बनता है। तो गर्म और तरल मेग्मा, अब मेग्मा और लावा 2 शब्द आते हैं। तो धरातल के अंदर मुख्य रूप से यहां लिक्विड अवस्था के अंदर यदि सेलों का स्वरूप है
तब यहाँ मैग्मा कहलाता है। और यही किसी उद्गार के माध्यम से बाहर आकर के यहाँ जमा हो जाता है, यही पदार्थ लावा कहलाता है। तो दोनों की वह स्थिति का ही फर्क है। घर में टीना, बाहर मीना, है ना, चिंकू मिंकू। तो वही बात है, एक ही पदार्थ, उसके दो नाम सिर्फ स्थान के आधार पर। यदि वो अंदर होता है तब मैग्मा, बाहर निकलता है तो लावा बन जाता है। जब ज्वालामुखी क्रिया के तहत धरातल से निकला मैग्मा धरातल पर प्रकट होकर के जमा हो जाता है, तब इसका नाम लावा हो जाता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी जानकारी है, ये तो हमें हालांकि पर आपको भी होगी, आप तैयारी कर रहे हैं। अब लावे के कई रूप मिलते हैं। लावा जो होता है ना, उसके कई रूप मिलते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लावा जब अत्यधिक गहराई में होता है तो बहुत अधिक तप्त होता है, और तप्त होता है तभी वहां हर तरह की चट्टान जो है, मुख्य रूप से जैसे लोहा ही हमको पिघला हुआ बाहर निकल के आता है, पत्थर है, मिट्टी है, वही पिघली हुई बाहर आकर के मिलती है। मैग्मा भंडार के अंदर सब पदार्थ पिघले हुए हैं, तो सभी पिघले हुए हैं। इसका मतलब इसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा होता है साथियों। तो मैग्मा की विशेषताएं क्या है, तो इसके कैरेक्टर यदि अपन देखेंगे तो क्या है इसकी विशेषता मैग्मा की पाई जाती है मुख्य रूप से। तो बेसाल्ट जो होता है उसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। यानी जो भी मैग्मा है उसका टेम्परेचर, जो लिक्विड है, जो तरल अपने पास में है, उसका टेम्परेचर यदि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो हम उसको बेसाल्ट कहते हैं। यदि 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तक का यदि उसका टेम्परेचर है तो उसको अपन एंडेसाइट कहते हैं। यदि उसका टेम्परेचर यदि 850 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में है तब उसको रायोलाइट कहते हैं। और उससे कम 1150, जैसे बेसाल्ट में भी एक रूप है, जैसे कि थोलाइटी बेसाल्ट जो हो पाया जाता है, जो हवाई द्वीप पर मुख्य रूप से अपने प्रशांत महासागर के अंदर, अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहां पे प्रशांत महासागर के अंदर मुख्य रूप से हवाई द्वीप समूह है पाया जाता है। उसके अंदर वहां का जो लावा जो है उसका टेम्परेचर 1150 से 1225 है। तो ये एक प्रकार से कहे तो ये बेसाल्ट का ही स्वरूप है, लेकिन या इसको थोलाइटी बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ अपन देखते हैं कि जो टेम्परेचर के आधार पर मैग्मा जो है उसके टेम्परेचर के आधार पर यदि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान तो बेसाल्ट, फिर यदि 1050 है तो एंडेसाइट, ये उससे कम है तो फिर वो रायोलाइट कहलाता है। हालांकि ये टेम्परेचर जो गिरता है तो उसके साथ साथ में जो लावा जो होता है उसमें जो सेल है वो ठंडा होकर के उसका पिंडन प्रारंभ होता है, और उस पिंडन से मुख्य रूप से सेल के अंदर रवों की स्थापना हो जाती है, क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं। और जो ये क्रिस्टल बनते हैं ये तापमान के अकॉर्डिंग ही अलग अलग क्रिस्टल बनते हैं। तो कितने तापमान पर कौन सा क्रिस्टल बनता है अभी आगे मैं बताता हूं आपको, आप बारी बारी से देखते रहें। मैग्मा में उपलब्ध गैसें, तो मैग्मा के अंदर बहुत सारी गैसें होती है, क्योंकि धरातल के अंदर मुख्य रूप से जो रासायनिक अभिक्रिया चलती है, उस जो विभिन्न पदार्थ होते हैं तो उसके तहत विभिन्न तरह की गैसें उत्पन्न होती है। तो मैग्मा के साथ तरल चट्टान के साथ साथ विभिन्न गैसें जो धरातल के ऊपर पहुंचती है ना, उन गैसों के अंदर मुख्य रूप से हमने जो ज्वालामुखी पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया था, तो विभिन्न तरह के ऑक्साइड होते हैं। इसके अलावा सिल्यूरेटेड हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, कार्बन मोनोक्साइड होती है मुख्य रूप से, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी सल्फर है नाइट्रोजन के यौगिक, है ना, उनके ऑक्साइड मुख्य रूप से यहाँ इसके साथ में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये तो हमने पहले ही देखा है, कहाँ पे, जब ज्वालामुखी की क्रिया हमने पढ़ी है वहीं इसको चीज को देख लिया था, समझ आया था मेरे हिसाब से। नहीं आया तो क्लास को एक बार और देखना। फिर इसकी विशेषता है कि शांता, यानी गाढ़ापन जिसको अपन कह सकते हैं, इसका घनत्व कह सकते हैं। तो सिलिकेट कांच पिंडित द्रव्य के अध्ययन से पता चला कि क्रिस्टलन से पूर्व मैग्मा में सिलिकेट खनिजों के समान ही सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिना, जल आदि पाए जाते हैं। या जल पढ़ना इसको, एल्यूमिना, जल आदि पाए जाते हैं, होते हैं सारे। सिलिका होती है, ऑक्सीजन होती है, एल्यूमिना होता है, प्लस जल। ये पदार्थ मुख्य रूप से जब तक मैग्मा जो है ठंडा नहीं होता उससे सारे पदार्थ उसमें लिक्विड रूप से मिले होते हैं, परंतु ये सभी अविन्यासित होते हैं, यानी मिक्स होता है। एक प्रकार से कहे तो सारा लिक्विड क्या होता है ना, मिक्स होता है। आप अगर खाटो खिचड़ो एक कर दियो तो वही होता है कि सारा मिक्स होता है,
विन्यास अविन्यासित होते हैं, अलग अलग उनके विन्यास नहीं होते, अलग अलग पिंडन नहीं होता उनका। जब तक अलग अलग उनका ठंडा होकर के पिंडन नहीं हो जाता है, पिंडन की प्रक्रिया होती है, तो उसमें नए नए रवे बनते हैं, नए नए क्रिस्टल बनते हैं। सिलिका व एल्यूमिना की समृद्धि के साथ साथ इनके बहुलीकरण के कारण सेल की श्यानता बढ़ जाती है। तो सिलिका और एल्यूमिनियम की समृद्धि होती है, समृद्धि का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना। तो जगह जगह सिलिका और एल्यूमिनियम जहां जहां इकट्ठे होते रहते हैं, इनकी समृद्धि होती है, इनकी मात्रा की वृद्धि हो जाती है, तब इसके सेल की जो शांता है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये थोड़ी सी इसमें लिक्विडता से गाढ़ापन जिसको अपन कहें वो आ जाती है। फिर आता है घनत्व, डेंसिटी। बेसाल्ट मैग्मा का घनत्व 2.70 से 2.85 होता है। एंडेसाइटी जो होता है उसका घनत्व 2.40 से 2.57 होता है, और ग्रेनाइटी मैग्मा जो होता है उसका घनत्व 2.33 से 2.41 होता है। तो ये बेसिकली अपन कहेंगे तो सर्वाधिक घनत्व किसका पाया जाता है, बेसाल्ट का होता है, जो 2.70 से 2.85 होता है, जो काफी लिक्विड होता है। बेसाल्ट जो होता है ना थोड़ा लिक्विड होता है, काफी ज्यादा तरल होता है मुख्य रूप से। और एंडेसाइटी जो मैग्मा होता है उसका 2.4 से 2.57 के आसपास में होता है। फिर ग्रेनाइटी जो होता है उसमें 2.33 से 2.41 यानी इनसे कम घनत्व पाया जाता है। तो सर्वाधिक बेसाल्टी का हो गया, फिर एंडेसाइटी का हो गया, उसके बाद में ग्रेनाइटी का हो गया। मैग्मा का क्रिस्टलन। अब क्रिस्टल जो है उसके अंदर, क्रिस्टल का अर्थ होता है रवों का निर्माण होना, है ना। किस प्रकार से इसका क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा यानी मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होकर के उसमें अलग अलग संरचनाएं बनती है, यही क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण को सामान्य रूप से कहेंगे तो अपन वे मैग्मा के धीरे धीरे ठंडे होने से उसका पिंडन होता है, और पिंडन होने के तहत उसमें अलग अलग पदार्थ अलग अलग मात्रा में अलग अलग संरचना में संचित हो जाते हैं। और एक पदार्थ जो होता है उस वो अलग मात्रा, दूसरा पदार्थ दूसरी मात्रा, या दो सेम मात्रा के पदार्थ एक साथ पिंडित हो जाते हैं। इस रूप से उनका ठंडा होना फिर उसका पिंडन होना ही मुख्य रूप से क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण कहलाता है। मैंने डिफाइन किया, इसको कैसे लिखेंगे अपन, तो मैग्मा 1350 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से ऊपर द्रव अवस्था में रहता है ना। तो 1350 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक द्रव अवस्था में है। तो मैंने कहा कि 1200 से ऊपर बेसाल्ट होता है ना, तो वो द्रव अवस्था में रहता है। जैसे ही तापमान में गिरावट शुरू होती है तो इसका शीतलन शुरू हो जाता है। शीतलन शुरू होते ही मुख्य रूप से कहें तो शीतलन के साथ ही इसका पिंडन शुरू हो जाता है। पिंडन का मतलब ये जमना शुरू हो जाता है ना, जमना, ये जमना शुरू कर देता है, और इसमें अलग अलग जो पिंड बन जाते हैं, अलग अलग संरचनाएं बनना स्टार्ट हो जाती है। शीतलन की प्रक्रिया के साथ ही क्रिस्टलों का बनना शुरू हो जाता है, और इसे क्रिस्टलन कहा जाता है। यही क्रिस्टलन है, यानी धीरे धीरे मैग्मा का ठंडा होना, अलग अलग पदार्थों का अलग अलग कैटेगरी में संचित हो जाना, और अलग अलग जगह पे अलग अलग पिंड तैयार हो जाते, मुख्य रूप से क्या कहलाता है, क्रिस्टलन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टलन कहलाता है, यानी उसमें रवों का निर्माण शुरू हो जाता है। अब दो शब्द आ गए, एक तो क्रिस्टल शब्द आया, एक अक्रिस्टल शब्द आया। अब क्रिस्टल और अक्रिस्टल में भी डिफरेंस होता है, यानी किस प्रकार की सेल को अपन क्रिस्टलीय कहेंगे, किस प्रकार की सेल को अपन अक्रिस्टलीय कहेंगे। तो क्रिस्टल में क्या होता है कि वे सेल, क्रिस्टल का अर्थ मैंने कहा रवा होता है, अर्थात जैसे ही मैग्मा ठंडा होता है तो उसमें छोटे छोटे या छोटे से बड़े आकार के क्रिस्टल बनना शुरू हो जाते हैं, रवे बनने शुरू होते हैं। इन रवों की विशेषता होती है कि एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, इनकी संरचना, एक शेप जो है वो ज्यामितीय संरचना निश्चित होती है। जैसे मैं कह दूं कि यहाँ पे एक पिंड इस रूप में बना हुआ है, इस रूप में कोई पिंड जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, और ये इसकी क्या होगी, संरचना होगी। इस पिंड की मुख्य रूप से क्या होगी, संरचना। अब ये एक तत्व है, उसी से दूसरा भी इसी रूप में आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, है ना। दूसरा भी यदि इसी रूप में जुड़ा हुआ आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये निश्चित क्रिस्टल हो गया इसका। तीसरा भी आपको इसी रूप में मिलता है ना, निश्चित ज्यामितीय संरचना होगी। इस तरह से यदि उसकी संरचना, ये ज्यामितीय संरचना होगी उसकी, कि निश्चित ज्यामितीय संरचना, वो आयताकार हो सकता है, घनाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित हो जाती है ना, और उसमें निश्चित रवे बन जाते हैं, मुख्य रूप से उसका आकार निश्चित हो जाता है ना। तो उसको अपन मुख्य रूप से क्या बोलते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। जैसे चीनी की बात अपन करेंगे, नमक की अपन बात करेंगे, है ना, कई जैसे बर्फ की बात करेंगे, है ना, लिक्विड जमने से बर्फ बनती है, बर्फ एक प्रकार क्या है,
क्रिस्टल है। क्रिस्टल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्रिस्टल होता है, जैसे मैंने कहा, रवा, ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जिसमें परमाणु अणु आयन एक निश्चित, जो भी परमाणु अणु आयन मिलते हैं वो एक निश्चित होते हैं, व्यवस्थित तरीके से होते हैं और दोहरावतार त्रिआयामी या 3D पैटर्न के रूप में भी हो सकते हैं। यानी वो दोहरी लेयर हो सकती है, 3D पैटर्न हो सकता है, जैसे घनाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, वर्गाकार आकृति हो सकती है, निश्चित शेप होती है। कहने का मतलब क्या होती है? उनकी निश्चित शेप होती है। इनकी आंतरिक संरचना के कारण ही इन्हें एक विशिष्ट ज्यामितीय आकार और समतल फलक मिलते हैं। यानी इसके आंतरिक भाग में एक निश्चित अणु परमाणु होते हैं, है ना, और व्यवस्थित तरीके से ये संचित होते हैं। इस कारण इनका आकार, ज्यामितीय आकार है, वो सेट हो जाता है, उसका एक फलक समतल हो जाता है। जैसे घन होता है तो एक घनाकार शेप हो गई, है ना। चीनी का दाना देखा होगा आपने, तो उसका विभिन्न फलक उसमें होते हैं, तो एक प्रकार से घन होता है, उस शेप में वो जमा होता है। जैसे नमक का आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें देखो, जैसे अपन नमक का उदाहरण ले ले, चीनी ले ले, हीरा ले ले, बर्फ ले ले, ये सामान्य मुख्य रूप से किसके उदाहरण है? क्रिस्टल के उदाहरण है। ऐसे वो सारे खनिज इसमें शामिल हो जाएंगे, सारे तत्व शामिल हो जाएंगे, जिसकी मुख्य रूप से जिसके अंदर निश्चित अणुओं की उपस्थिति होती है, जिनका आकार एक निश्चित होता है, जो एक शेप लिया होता है, चाहे वो घनाकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे आयताकार हो, है ना, और एक निश्चित ज्यामितीय संरचना जिसकी पाई जाती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? क्रिस्टल। ठीक है। अब दूसरा शब्द आता है अक्रिस्टल। अक्रिस्टल में ठीक इसके विलोम ले लेंगे अपन, कि जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं हो, जिसमें अणुओं की उपस्थिति निश्चित नहीं हो, जिसकी कोई आकृति नहीं हो, है ना, और जिसके कोई फलक नहीं बनते हो, उसको अपन क्या कह देंगे? अक्रिस्टल कह देंगे। तो इसको भी मैंने लिख दिया है। अब ये इसमें डायग्राम है, ये अलग अलग प्रकार के, जैसे ग्रोवो है, फेलिक, इसको तो मैं आगे बताऊंगा आपको। अब है अक्रिस्टल, दूसरा पार्ट इसका अक्रिस्टल, नॉन क्रिस्टल। तो अक्रिस्टलीय ठोस मुख्य रूप से वे पदार्थ होते हैं, एमोर्फोस सॉलिड्स जो होते हैं, मुख्य रूप से वो पदार्थ होते हैं जिनमें उनके अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित और लंबी सीमा, लॉन्ग रेंज वाली ज्यामितीय व्यवस्था में न होकर के इनका कोई निश्चित आकार और तीक्ष्ण गलनांक नहीं होता है। यह रबर के या कांच की तरह अनियमित आकार के होते हैं। इन्हें अति शीतित द्रव्य भी माना जाता है। तो इसमें यदि अपन उदाहरण लेते हैं, तो बेसिकली यदि कहेंगे ना, तो ये तो मुख्य रूप से जो भूआकृति विज्ञान जो है, भूगर्भ विज्ञान है, उसकी ये डिफाइन 11th क्लास जो है, उसकी 12th क्लास की जो बुक है, उसमें शानदार ये डेफिनेशन दे रखी है मुख्य रूप से। फिर भी हम इसको कहेंगे तो सामान्य शब्दों में कहेंगे, जिसकी ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं हो, है ना, जिसमें अणुओं की संख्या निश्चित नहीं हो, जिसके परमाणु आयन जो है उसका व्यवस्थित क्रम नहीं हो, है ना, ऐसे पदार्थ जो होते हैं मुख्य रूप से अक्रिस्टल कहलाते हैं। उनको अपन तोड़ेंगे, जैसे क्रिस्टल जो होता है ना, उसको तोड़ने पर एक निश्चित शेप में टूटता है क्रिस्टल, है ना। लेकिन जैसे मिश्री होती है, क्रिस्टल का रूप है, मैंने चीनी का बात कही, मैंने नमक की बात कही, हीरे की बात कही, तो इनमें एक फलक होता है, एक रवा होता है जो मुख्य रूप से एक सेम होता है, दूसरा रवा उसके चिपका रहता है। उसको अपन तोड़ेंगे तो एक शेप में वो टूटेगा, क्योंकि उसकी आकृति ही कुछ वैसी ही बनी हुई है। लेकिन अक्रिस्टल जो होते हैं, उसको यदि अपन तोड़ते हैं ना, तो तोड़ने पर, अक्रिस्टल को तोड़ने पर वो अनियमित टूटता है। कैसे टूटता है? अनियमित टूटता है। कहने का मतलब है, जैसे कांच जो होता है, कांच जो होता है, उस कांच को अपन यदि चोट पत्थर मारेंगे तो मुख्य रूप से वो अनियमित रूप से टूट जाता है, किधर भी चला जाता है ना। उस कितने भी टुकड़े हो जाते हैं, 1 2 3 4, वैसे निश्चित टुकड़े उसके नहीं होते, है ना। तो कांच हो गया, इसके अलावा रबर हो गया। तो रबर को अपन देखेंगे तो उसमें कोई निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती। रबर को अपन तोड़ेंगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही टूटता है, पता ना आपको। इसलिए ये होते हैं अक्रिस्टल। कांच और रबर किसका उदाहरण है? अक्रिस्टल का। अब इसमें ये खनिज मुख्य रूप से आग्नेय सेल की अपन बात कर रहे थे ना, तो ये प्रमुख आग्नेय सेल है। इधर कैसे आ गया? एक मिनट, डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे लेते हैं अपन।
सेल को डिफाइन करना शुरू करेंगे, उसके साथ ये सेलें अपने समक्ष आएगी प्रत्येक की, फिर बारी बारी से अपन चर्चा करेंगे। डायग्राम लेने पड़ते हैं ताकि जल्दी समझ में आपको ना। अगला आता है सबसे पहले बिंदु, आगे चल गए क्या अपन, ठीक है। उसके बाद में आता है मेग्मा का तापमान 1350 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आता है तो ओलिविन खनिजों का क्रिस्टल शुरू हो जाता है। जब हमने क्रिस्टल बात की तो सबसे पहले मेग्मा, जिसका टेम्परेचर जो बेसाल्ट होता है 1350 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब वो लिक्विड रहता है, हमने पढ़ाई है। वो जैसे जैसे उसका तापमान डाउन होना शुरू कर देता है, जैसे कि ज्वालामुखी उद्गार व लावा या मेग्मा बाहर की ओर आने का प्रयास किया, सेल के अंदर चट्टान के संधियों में पानी उसको मिला या नमी मिली, धीरे धीरे उसका शीतलन शुरू हुआ। शीतलन शुरू होने से उसका टेम्परेचर गिरना प्रारंभ हो गया। तो जैसे ही उसका शीतलन शुरू होता है तो इसमें मुख्य रूप से क्रिस्टल बनना शुरू हो जाता है, और सबसे पहले क्रिस्टल बनता है वो ओलिविन का बनता है ना। तो ओलिविन का क्रिस्टल बनता है। ओलिविन में मुख्य रूप से होता है, एक तो फेरियम होता है, एक मैग्नीशियम होता है। ये दो तत्व मुख्य रूप से ओलिविन में पाए जाते हैं। तो फेरियम और जो मैग्नीशियम होता है उसका धीरे धीरे केंद्रण शुरू हो जाता है, समझ गए, यानी उनके रवे बनना शुरू हो जाते हैं, वो एक जगह मुख्य रूप से इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो ओलिविन जो होता है उसमें मुख्य रूप से मैग्नीशियम होता है और लोह युक्त सेलों का निर्माण होता है। तो उसमें Mg प्लस फेरियम Fe, तो ये मुख्य रूप से तत्व पाया जाता है, जिसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, ओलिविन कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसकी सांद्रता सबसे पहले प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले शीतलन जैसे ही 1400 डिग्री से टेम्परेचर नीचे आना शुरू होता है और मेग्मा का धीरे धीरे शीतलन शुरू होता है तो ओलिविन बनता है। जैसे ही तापमान और अधिक घटता है तो ओलिविन के बाद में दूसरा बनता है पायरोक्सिन, है ना, और एम्फीबोल का निर्माण शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ओलिविन के बाद में दूसरा क्या बना, पायरोक्सिन, फिर एम्फीबोल। तो पायरोक्सिन और एम्फीबोल, उसके पहले क्या बना, ओलिविन। तो ये खनिज मुख्य रूप से बनते हैं। ओलिविन व पायरोक्सिन के फेरामैग्नीशियम खनिजों का मेग्मा से अलग होने पर शेष जो मेग्मा बचता है, मान लिया ओलिविन अलग हो गया, यानी फेरिक ऑक्साइड जो मुख्य रूप से फेरियम अलग हो गया, मैग्नीशियम अलग हो गया, है ना, पायरोक्सिन अलग हो गया, तो इनके अलग होने के बाद में जो शेष मेग्मा बचता है उसमें मुख्य रूप से उसका क्रिस्टल शुरू होता है। तो रासायनिक दृष्टि से उसमें शेष बचने वाले पदार्थ कौन से होते हैं, तो वो होते हैं कैल्शियम, चूना जिसको अपन कहते हैं, सोडियम, है ना, पोटेशियम, है ना, इसके अलावा एल्यूमिनियम। ये हल्के तत्व है मुख्य रूप से, और कम सांद्रता वाले पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं, है ना, अधिक कठोर नहीं होते। तो इनके ये तत्व मुख्य रूप से शेष बचते हैं। तो कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है और एल्यूमिनियम। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेग्मा सभी पढ़ाते हैं, मेग्मा होता है, ये होता है, लेकिन मेग्मा के शीतलन होने के बाद में उसमें किस प्रकार से उसका शीतलन शुरू होता है और कौन कौन से आग्नेय सेल या कौन कौन से खनिज जो होती है मुख्य रूप से, कौन कौन से क्रिस्टल है वो कहाँ कहाँ बनते हैं, किस रूप में बनते हैं, है ना, यह बहुत जानना अति आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो फिर ओलिविन और पायरोक्सिन और फेरामैग्नीशियम अलग होने के बाद में क्या बचता है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, इनका निर्माण शुरू हो जाता है। तो इनकी सघनता बढ़ जाती है, जिस कारण से नए खनिजों का निर्माण जिसमें इन तत्वों की प्रधानता हो वो तत्व बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभाजीकरण या प्रभाजी क्रिस्टलन कहा जाता है। ये क्रिया मुख्य रूप से क्या कहलाती है, प्रभाजीकरण या प्रभाजी क्रिस्टलन कहलाती है। कौन सी, इस प्रकार से मेग्मा का धीरे धीरे ठंडा होना, उससे मैग्नीशियम अलग होना, उससे फेरियम अलग होना, है ना, या फेरोमैग्नीशियम खनिजों का निर्माण होने के बाद में मुख्य रूप से सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, और एल्यूमिनियम जो है उसकी सांद्रता से धीरे धीरे नए तत्वों का निर्माण होना या उनका क्रिस्टलन शुरू होना क्या कहलाता है, प्रभाजी क्रिस्टलन। याद हो जाएगा, बताना नहीं होता तो। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तभी से उछालो यारो। इस प्रक्रिया को कनाडा के एलन बोवेन ने सबसे पहले समझाया था। तो एलन बोवेन ने सबसे पहले समझाया, इस कारण से ये जो श्रृंखला बनती है इसको अपन बोवेन श्रृंखला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोवेन श्रृंखला भी कहते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप जो तत्व बनते हैं, जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले बेसाल्ट जो मेग्मा होता है, उसके बाद में उस मेग्मा का शीतलन होता है। तो मैंने कहा कि इससे हमने पढ़ा है कि ओलिविन बनता है ना, और ओलिविन अलग होने के बाद में जो शेष पदार्थ है, मैग्नीशियम और अलग हो गया और फेरियम अलग हो गया, लोहा और मैग्नीशियम अलग हो जाता है। उसके बाद में उसमें जो शेष बचता है ना, उसमें जैसे कि मैंने कहा कि पोटेशियम होता है
है ना, एल्यूमिनियम होता है, ये तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, इन तत्वों की प्रधानता वाले खनिज है, उनका सांद्रण शुरू हो जाता है या उनका निर्माण शुरू हो जाता है। तो ये जो श्रृंखला होती है, इसका सबसे पहले पता बोवेन ने लगाया था, जिनका संबंध कहां से था, कनाडा से था, है ना। तो एलन बोवेन ने इसका पता लगाने के कारण इस श्रृंखला को मुख्य रूप से बोवेन श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो इसको समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से। तो इसको एलन बोवेन कहा जाता है। इन तत्वों से जैसे कि फेल्सपार बनता है, शेष बच्चे जो भाग है उससे फेल्सपार बनता है, क्वार्टज बनता है ना। ये खनिज जो मुख्य रूप से, ये सेलें जो मुख्य रूप से वो तैयार होती है। तो ये इस श्रृंखला जो इसका पता बोवेन ने लगाया था। अब चलते हैं आगे, भूपर्पट्टी का रासायनिक संगठन। हमारी जो भूपर्पट्टी है उसका रासायनिक संगठन, तो मुख्य रूप से केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट, भूपर्पट्टी का रासायनिक संगठन, यानी भूपर्पट्टी रासायनिक दृष्टि से किस प्रकार की बनी हुई है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, है ना, कौन से तत्व इसमें ज्यादा है, कौन से तत्व है उसकी कमी पाई जाती है। तो भूपर्पट्टी कहते किसे, ये तो अपन ने पहले ही पढ़ लिया होगा। यदि आपको याद है तो हमने पढ़ा है कि भूपर्पट्टी है क्या। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना मैंने आपको बताई थी, यदि ये एक पिंड काट लिया जाए पृथ्वी के एक भाग से, तो अपन देखते हैं कि ऊपरी वाला लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक का गहराई वाला जो भाग है, इसको भूपर्पट्टी कहा जाता है। इसके नीचे वाला जो भाग है, जो लगभग 2900 किलोमीटर तक की गहराई का है, जिसको मुख्य रूप से मेंटल कहा जाता है। मेंटल का ऊपरी भाग है जिसमें मोह असांतत्य क्षेत्र पाया जाता है, और ये लगभग 5100 किलोमीटर की क्षेत्र वाला इसको इस मेंटल से नीचे वाला भाग कोर कहलाता है। और कोर जो है या क्रोड जिसको अपन कह सकते हैं, इस क्रोड का मुख्य रूप से भारी भाग है वो बाह्य क्रोड कहलाता है, और आंतरिक भाग है जो आंतरिक क्रोड कहलाता है ना। इसकी गहराई मुख्य रूप से पृथ्वी की जो गहराई है 6370 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है ना। तो ये जो मैंने कट लिया है, एक शंकु काटा है पृथ्वी की जो मुख्य रूप से आकृति शेप, वहां से एक मैंने पिंड काटा और मुख्य रूप से ये देखा, तो ऊपरी जो भाग है भूपर्पट्टी जो 100 किलोमीटर की गहराई तक मानी जाती है। महाद्वीपों के ऊपर भूपर्पट्टी की मोटाई, जो क्रस्ट की मोटाई होती है, लगभग 70 किलोमीटर के आसपास में, महासागरों के नीचे कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर के आसपास में देखने को मिलती है। औसत लगभग 30 किलोमीटर के आसपास में इसकी मोटाई मिलती है। तो ये क्रस्ट जो भूपर्पट्टी है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है। जो क्रस्ट है भूपर्पट्टी है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वीडियो अपन ने पहले डाल दिया है, क्लास डाली हुई है, तो उस क्लास को आप देखोगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, उनमें कौन से तत्व होते हैं, है ना, कितनी गहराई तक कौन सा तत्व पाया जाता है, विस्तार से आपको वहां मिल जाएगा। तो भूपर्पट्टी ऊपरी के भाग 16 किलोमीटर की गहराई तक आग्नेय व कायांतरित शिलाओं से बना हुआ है। अब ये 16 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है ना, वो आग्नेय और कायांतरित शिलाओं से बना हुआ है। इसकी जानकारी हमारे पास में, इससे अधिक भूपर्पट्टी की जानकारी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हम आर्कटिक महासागर के अंदर मुख्य रूप से अधिकतम जो प्रवेदन अपन ने किया है आर्कटिक में, है ना, तो वो लगभग हमने किया है 12 किलोमीटर का प्रवेदन किया है, और यहां तक की ही जानकारी हमने भूपर्पट्टी की आंतरिक भाग की ली है ना, बेसिक। बाकी मैग्मा कितनी गहराई से आता है ये एक अनुमान के आधार पर हमारे पास जानकारियां हैं। इसके ऊपर अवसादी सेल का पतला आवरण होता है। भूपर्पट्टी निर्माण में आग्नेय सेल का योगदान 95% होता है, कायांतरित सेल का योगदान 4% होता है, अवसादी सेल का योगदान 1% होता है। तीनों सेलें भूपर्पट्टी में पाई जाती है, लेकिन सबसे अधिक भूपर्पट्टी की जो सेलें मिलती है वो होती है आग्नेय सेलें, है ना, जिसको इग्निस कहा है अपन ने, लैटिन भाषा से बना शब्द जिसका अर्थ अग्नि होता है। तो मैग्मा या लावा के जमने से जो निर्माण हुआ जिस सेल का, वो आग्नेय सेल है। इस पर 95%, यानी भूपर्पट्टी का 95% भाग किससे बना हुआ है, आग्नेय सेल से बना हुआ है। तो यदि मैं कह दूं कि एक भाग जो है इसको मैं भूपर्पट्टी मान लूं कि ये परत मैंने ली है, और इस परत के अंदर मुख्य रूप से इसको अपन ने भूपर्पट्टी नाम दे दिया। इस भूपर्पट्टी के अंदर मुख्य रूप से अपन देखेंगे कि इसका निर्माण जो है, भूपर्पट्टी का निर्माण जो मुख्य रूप से है, तो इसमें अपन देखेंगे कि आग्नेय सेल 95% भाग है वो आग्नेय सेल का बना हुआ है। उसके बाद में यदि 4% भाग अपन देखते हैं तो कायांतरिक सेल का बना हुआ है, और उसके बाद में यदि 1% भाग देखते हैं तो अवसादी सेल का बना हुआ है।
तीनों तरह की सेलें हैं। तो सर्वाधिक पूछ लेना आपको, तो आग्नेय सेल सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है किसके अंदर, भूपर्पट्टी के निर्माण में। उसके बाद में आग्नेय सेल का संगठन। आग्नेय सेल उसका संगठन क्या है ना, कि कौन कौन सी आग्नेय सेल है, कितने प्रकार की होती है, इनमें कौन कौन से, किस आग्नेय सेल में कौन से खनिज है, विस्तार से अपन देखने वाले हैं। आप जुड़े रहें, क्लास चल रही है ना, ठीक है। आग्नेय सेल का लगभग 99.25% भाग का निर्माण इन 9 तत्वों से होता है। यानी आग्नेय सेल जो बनती है उसका 99.825% जो भाग है वो मुख्य रूप से 9 तत्वों से बना होता है। उसमें सबसे अधिक तत्व जो होता है भूपर्पट्टी के अंदर। अब भूपर्पट्टी में भी यही तत्व प्रधान मिलेंगे, क्योंकि भूपर्पट्टी के निर्माण में 95% सेलें जो होती है वो आग्नेय होती है, और आग्नेय सेल इन तत्वों से बनी है। तो भूपर्पट्टी का निर्माण में भी सर्वाधिक मात्रा में यही तत्व मिलेंगे। ऑक्सीजन 46.95%, सिलिकॉन की मात्रा जो मिलेगी 27.72%, एल्यूमिनियम 8.3%, लोहा 5.01%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.85%, पोटेशियम 2.60%। उसके बाद में आता है मैग्नीशियम 2.09 और टाइटेनियम 1.63% भाग है। तो ये तत्व मुख्य रूप से भूपर्पट्टी के निर्माण के अंदर बड़ा अपना रोल अदा करते हैं। ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, इसके लिए एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम है और टाइटेनियम है। ये 9 तत्व ऐसे हैं जो मुख्य रूप से भूपर्पट्टी के निर्माण में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। प्रश्न पूछा था पिछली परीक्षा के अंदर कि भूपर्पट्टी के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में योगदान है तो किसका, ऑक्सीजन का। इनका क्रम पूछ ले कि सबसे अधिक, यानी अवरोही क्रम में बताइए, तो सर्वाधिक ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, उसके बाद में एल्यूमिनियम है, उसके बाद में लोहा है ना। इनका क्रम यदि टेढ़ा मेढ़ा कर दे, पहले एल्यूमिनियम फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन फिर लोहा, फिर लोहा पहले फिर एल्यूमिनियम सिलिकॉन ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन एल्यूमिनियम और लोहा, ये क्रम दे दे तो आपको क्रमबद्ध इसको करना होता है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे, ध्यान से इसको मेमोराइज करोगे, तभी इसका उत्तर सही ढंग से दे पाओगे साथियों, ठीक है। उसके बाद में आता है आग्नेय सेलों के प्रकार। तो प्रमुख आग्नेय सेलें अपन देखेंगे, जैसे ग्रेनाइट, ग्रेबो, डोलोमाइट, साइनाइट, पेरिडोटाइट, पेग्मेटाइट और रायोलाइट। 7 प्रमुख आग्नेय सेलें हैं, उनकी चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आग्नेय सेलों के संदर्भ में 7 सेलें मुख्य रूप से पाई जाती है ना। तो ये एक डायग्राम हमने लिया मुख्य रूप से। तो इसमें अपन देखते हैं कि ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें यहां से जो मैग्मा है, ये वाला भाग जो है, यहाँ मैग्मा भंडार इसको अपन कह सकते हैं, है ना। ये क्या है, मुख्य रूप से यहाँ पूरा पूरा प्रदेश है, तो यहाँ मैग्मा पाया जाता है। क्या है, मैग्मा। तो ये मैग्मा भंडार है, और यहां से जैसे जैसे सेलें बाहर आती है, जैसे इस मैग्मा का ऊपर की ओर प्रवाह होता है और ये अन्य सेलों के संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे ये मैग्मा है जम करके नई सेलों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो कौन कौन सी सेलें बनती है, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ये मैग्मा एक प्रख नली के माध्यम से बाहर की ओर निकलता है, बाहर की ओर निकलता है और धरातल पे प्रकट हो जाता है। जब ये मैग्मा धरातल पे प्रकट हो जाता है तब यहाँ पे लावा बन जाता है। प्रकट होने के बाद में क्या बन जाता है, ये लावा बन जाता है, ठीक है ना। और आंतरिक भाग में यदि संचित हो जाता है, तो आंतरिक भाग में संचित होने के बाद में अपन देखेंगे कि बाहरी सेलें जब बाहर आकर के जमा हो जाता है तो यहाँ एक्सटर्नल रोक्ष का निर्माण होता है। जब ये अंदर जमा होता है तो इंटरनल रोक्ष का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो कौन कौन सी सेलें आपको पाई जाती है मुख्य रूप से, जैसे ये ग्रेनाइट सेल है ना, ऊपरी भाग में अपन देख रहे ग्रेनाइट है, उसके बाद में जैसे डायोराइट है ना, ये इसके बाद में इस तरह की संरचना है, वो ग्रेबो कहलाता है ना, ग्रेबो या गेब्रो कहलाता है। इसके ये जो अंदर आपको नजर आ रहा है लिक्विड अवस्था में, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, मैंने कहा था अभी कि जो काफी अंदर होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो यहाँ मुख्य रूप से ये बेसाल्ट कहलाता है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर इसका बदलता जाता है, इसकी प्रवृत्ति चेंज होती चली जाती है। उसके बाद में एंडेसाइट आता है, उसके बाद में रायोलाइट आता है ना। जैसे इसको अपन रायोलाइट कह देंगे, इसको अपन एंडेसाइट कह देंगे, है ना, इसको अपन बेसाल्ट कह देंगे, ठीक है। इसको अपन का ब्लैक कलर का यदि इसका नजर आ रहा है तो इसको अपन गेब्रो कह देंगे, ठीक है ना। और इसको अपन डायोराइट कह देंगे। थोड़ा सा व्हाइटनेस इसमें लिया है, थोड़ा सा यदि ब्राउन और
वाइडनेस ले रखा है तो इसको अपन ग्रेनाइट कह देंगे। तो ये मुख्य रूप से सेलें यहाँ देखने को मिल रही है, वो सारी किस प्रकार की है, किस तरह की सेलें हैं, आग्नेय सेलें हैं, ठीक है ना। तो यहां से अपन देखेंगे तो ये सेलें मुख्य रूप से है, ये वोल्केनिक रॉक्स है, ज्वालामुखी उद्गार के तहत लावा बाहर निकलता है और उसके बाद में उसका संचय होता है, तब इस तरह की सेलें मुख्य रूप से बनती है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो शब्द है मुख्य रूप से, ग्रेनाइट जो सेल होती है, काफी अपन इससे विदित भी है, काफी जगह हमने इस तरह की सेलों के बारे में सुना भी है, जाना भी है, पढ़ा भी है और यूज भी कर रहे हैं। घरों में अपन इस पत्थर का उपयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। राजस्थान के समय में हमने यही पढ़ा है कि हरा ग्रेनाइट है हमें मिलता है, इसके अलावा सफेद ग्रेनाइट मिलता है ना, और गुलाबी ग्रेनाइट मिलता है। तरह तरह के कलर में आपको राजस्थान के अंदर भी इस तरह के ग्रेनाइट आसानी से मिल जाते हैं। ब्लैक कलर में भी देखने को मिलता है। तो इसके अलावा एक पत्थर आता है जैसे मार्बल भी आता है ना, तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो देखते हैं बारी बारी से। तो ग्रेनाइट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा जो है उसके ग्रेनम शब्द से हुई है। किससे हुई है? ग्रेनम। तो ग्रेनम शब्द से ये बना है ग्रेनाइट। बस इसका नामकरण भी लैटिन भाषा। तो इसका कारण यह है कि इन चीजों की सबसे पहले खोज करने वाले यही लोग थे, है ना। तो यही लोग जो थे, इस कारण से उन्होंने अपनी भाषा में इनका नाम देने का प्रयास किया। जो ग्रीस वाला है, भूमध्य सागर के आसपास का इलाका है, जैसे रोम के आसपास वाला इलाका था, सबसे पहले भूगोल जो है यहीं से उद्भव होकर के विश्व के विभिन्न भागों में स्प्रेड की। इस कारण से इनका नाम जो आपको मिलेगा जियोग्राफी में, सबसे अधिक भाषा आपको मिलेगी ग्रीक भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है ना। यहीं से इनके जो शब्द है वो लिए गए हैं मुख्य रूप से, जिसका अर्थ होता है कण। तो ग्रेनाइट का अर्थ मुख्य रूप से ग्रेनम से लिया गया है। ग्रेनम का अर्थ होता है कण, ठीक है। रासायनिक रचना, इसमें पोटासिक, फेल्सपार और क्वार्टज मुख्य खनिज पाए जाते हैं। यदि ग्रेनाइट में पूछ ले कि कौन कौन से खनिजों की प्रधानता होती है, तो पोटास होता है, फेल्सपार होता है और क्वार्टज इसमें खूब सारे होते हैं। तो पोटासिक, फेल्सपार और क्वार्टज मिलते हैं, है ना। इसके बाद में गौण खनिज कौन कौन से होते हैं, तो इसमें अबरक भी होता है ना, ट्रमेलिन भी होता है, हॉर्नब्लेंड भी होता है, आदि खनिज अबरक या ट्रमेलिन और हॉर्नब्लेंड भी इसमें मिलते हैं। मुख्य में पोटाश, फेल्सपार और क्वार्टज मिलते हैं, किसमें? ग्रेनाइट के अंदर। क्वार्टज विदलन रहित होता है इसके अंदर, ठीक है। तो मुख्य रूप से पोटाश, फेल्सपार और क्वार्टज होते हैं ग्रेनाइट के अंदर। अवरक और ट्रमेलिन और हॉर्नब्लेंड भी खनिज इसमें मुख्य रूप से मिलता है। और ग्रेनाइट का अर्थ मैंने कहा कि यहाँ पे इसका कण होता है। दूसरा शब्द आता है बेसाल्ट। बेसाल्ट ज्वालामुखी आग्नेय सेल है, आग्नेय सेल ही है, जो वितलीय ग्रेबों से तुल्य होती है ना। वितलीय ग्रेबों से तुल्य होती है बेसाल्ट। बेसाल्ट जब तक धरातल के आंतरिक भाग के अंदर मैग्मा होता है, काफी लिक्विड होता है, उसका टेम्परेचर मैंने बताया था पहले भी, यदि 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होता है तब तक वो बेसाल्ट रूप में होता है और काफी लिक्विड होता है, ठीक है ना। यह गहरे रंग के खनिजों से बनी होती है, बेसाल्टिक सेलें होती है। उनका कलर कैसा होता है? गहरा होता है। यहाँ विशेषता पूछ ले कि बेसाल्ट की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है ना, तो ये मुख्य रूप से गहरे कलर की होती है ना। आग्नेय सेल है कि नहीं, आग्नेय सेल होती है, तो ये विशेषता आपको बता दी तो पता होना चाहिए। और जिसमें लोहा और मैग्नीशियम होता है। बेसाल्ट में मुख्य रूप से कौन से तत्व मिलते हैं? लोहा भी मिलता है और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में मिलता है। ये लावा प्रवाह के रूप में भी मिलती है, क्योंकि प्रवाही होता है बेसाल्ट का। तो इससे जमने से, उसके ठंडे होने से मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां निर्मित होती है, चट्टानें बनती है। बेसाल्ट का अर्थ होता है काला लोहा युक्त पाषाण। अब बेसिकली बेसाल्ट जो शब्द है उसका अर्थ भी पूछ ले कई बार, तो आप बता सकते हैं कि काला लोहा युक्त पाषाण, यानी काला पत्थर जिसके अंदर लोहे के अंश पाए जाते हो, उसको बेसाल्ट कहा जाता है। अब देखो, इसमें आग्नेय सेल के प्रकार मैंने अभी कहा था, वो ही चीजें मैंने एक डायग्राम लिया है मुख्य रूप से। तो इस डायग्राम के अंदर यहां एक मिनट, एक मिनट, क्या हो गया? ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं कि ये
सेलें हैं मुख्य रूप से, जैसे रायोलाइट है, एंडेसाइट है, अभी मैंने बताया था, वो तो अलग अलग भागों में है ना। मुख्य रूप से ये सेलें जो पाई जाती है अलग अलग है, जैसे बेसाल्ट है ना, और इसके अलावा ग्रेनाइट है, अलग अलग सेलें यहाँ नजर आ रही है, तो उनके डायग्राम ही है मुख्य रूप से। तो रायोलाइट सेल होती है कुछ इस प्रकार, ब्राउन कलर सा उसका देखने को मिलता है। एंडेसाइड होती है मुख्य रूप से व्हाइट और कुछ ब्लैक कलर के अंदर मिलती है। इसका उद्देश्य है इनका कलर दिखाना, और इनकी वैसे शेप तो यहाँ क्या पता चलती है, पत्थर होता है, पत्थर किसी शेप में मुख्य रूप से हो सकता है, लेकिन इसका कलर किस रूप का होता है ना। तो ये ग्रेनाइट मुख्य रूप से उसके रो है। ये बेसाल्ट जो होता है उसका स्वरूप कैसा होता है, तो हल्का डायरेक्ट भूरा है, इसको अपन कह सकते हैं, है ना, काला हो सकता है। तो ये अलग अलग इसके कलर देखने को मिलते हैं, इस तरह की सेल आपको मिलेगी। उसके बाद आता है ग्रेबो। गेब्रो या ग्रेबो भी अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन गेब्रो GABBRO वर्ड आता है इसका, तो गेब्रो ही कहेंगे इसको अपन। इसके अंदर अपन देखेंगे कि ग्रेबो माध्यम से स्थूल कणी अंशफलकीय और अफलकीय कणों से निर्मित होती है। यानी स्थूल होती है, बड़े आकार के पिंडन होते हैं इसके अंदर। अंशफलकीय इसके फलक बहुत कम मिलते हैं, अंशफलकीय होती है या अफलकीय, इसमें फलक होते ही नहीं है, यानी शेप नहीं होती। या पूर्ण क्रिस्टलीय समकणी हो सकती है और श्यामवर्णी होती है ना, गहरे ब्लैक कलर के अंदर मिल जाती है। माफ करना। ग्रेबो का निर्माण लेब्रेडोराइट जो सेल होती है और पायरोक्सिन जो खनिज होते हैं उनसे होता है। तो लेब्रेडोराइट खनिज जो होता है और पायरोक्सिन होता है, इनकी प्रधानता होती है किसके अंदर, गेब्रो में। तो मुख्य रूप से किसकी प्रधानता है, पायरोक्सिन है या लेब्रेडोराइट जो खनिज होता है, इन दो की प्रधानता किसमें होती है, गेब्रो में होता है। इसकी विशेषता है स्थूल कण अवस्था अंशफलकीय होती है, पूर्णतः क्रिस्टलीय हो सकती है, या फिर श्यामवर्णी होती है ना, या अफलकीय कणों से भी निर्मित हो सकती है। ये किसकी विशेषता है, गेब्रो की। उसके बाद में आता है इसमें डायलेज होता है, हाइपरस्थिन होता है, डायोप्साइट होता है, ओलिविन होता है, ये खनिज, अन्य खनिज भी इसमें मिलते हैं, ठीक है ना। तो उपयोग क्या होता है, गेब्रो का उपयोग क्या मुख्य रूप से सड़क निर्माण में, पुल में, बांध में, भवन निर्माण में जो पत्थर काम आते हैं वहीं मुख्य रूप से इसका उपयोग होता है। और इसकी उत्पत्ति वितलीय अवस्था में बेसिक या अम्लशिलिक मेग्मा के मंद स्थलन से होता है। जब अब कैसे ग्रेबो सेल बनती है, तो मेग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होता है, मेग्मा है उसका स्थलन यदि धीरे धीरे होता है, तो उस कारण से मुख्य रूप से धीरे धीरे स्थलन से इस ग्रेबो सेल जो है उसका मुख्य रूप से निर्माण होता है। फिर आता है डोलोमाइट, जिसके अंदर कैल्शियम की प्रधानता मिलेगी हमें, डोलोमाइट सेल जो होती है उसमें, है ना। तो ग्रेबो के समान ही संगठन वाली मध्यम से सूक्ष्म कण, है ना, उसमें स्थूल कण थे, इसमें मध्यम से सूक्ष्म कण, माध्यम नहीं मध्यम पढ़ना है इसको, तो मध्यम से सूक्ष्म कण, उसमें स्थूल कण था, गेब्रो में स्थूल कण था, यहाँ मध्यम से सूक्ष्म कण लिए प्राय सिल या डाइक के रूप में पाई जाती है, सिल या डाइक के रूप में। धरातल के आंतरिक भाग में जब मेग्मा भंडार से मेग्मा मुख्य रूप से यदि सीधा खड़ा इस रूप में भित्तिनुमा दीवार के अंदर जमा हो जाता है, तब यह डाइक कहलाता है ना। और यदि वो इस प्रकार से अंदर चादरनुमा जमा हो जाता है तो सिल या सीट कहलाता है। जब इसकी आकृति यदि मोटी हो तब सिल और पतली हो तो इसको सीट कहते हैं, है ना। तो ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्वेदी शिलाकृति है, मैंने वहां शानदार क्लास इन आकृतियों की दे रखी है, तो वहां आप देख सकते हैं। ये ही मुख्य रूप से गेब्रो की तरह अंशफलकीय होती है, कणिक होती है, और लेब्रेडाइट जो हो और पायरोक्सिन जो खनिज इसमें भी खूब मात्रा में पाए जाते हैं। कुछ क्वार्टज और फेल्सपार भी इसमें मिलते हैं, इसमें कुछ क्वार्टज और फेल्सपार ये भी पाए जाते हैं। उसके बाद में आता है साइनाइड, अगला खनिज आता है साइनाइड। तो इस सेल का रंग सफेद होता है, हल्का भूरा और गुलाबी रंग या हरा रंग होता है। तो पूछ ले कि गुलाबी सफेद, हल्का भूरा, या सफेद है, गुलाबी है, लाल है ना। तो ये कलर मुख्य रूप से किस आग्नेय सेल का होता है, तो साइनाइड का होता है। ये क्रिस्टली सेल है जिसमें एल्कली फेल्सपार प्रमुख खनिज होता है, तो इसमें फेल्सपार की प्रधानता होती है। प्रधान खनिज कौन सा होता है इसके अंदर, फेल्सपार इसमें प्रधान खनिज होता है। तो फेल्सपार की इसमें प्रधानता होती है। अम्लीय मेग्मा के वितलीय अवस्था में, है ना, एसिडिक मेग्मा जब अम्लीय अवस्था में ठंडा होता है, एसिडिक अम्लीय मेग्मा जब वितलीय अवस्था में शीतलन से ठंडा होता है, तो इस प्रकार की सेल बनती है साइनाइट,
है ना। ऐसी सेल में सर्वप्रथम मिस्र के साइन प्रदेश में देखी गई थी। अब इसका नामकरण कैसे हुआ, तो नामकरण जो है ना साथियों, इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि मिस्र जो अफ्रीकी देश है ना, तो मिस्र में मुख्य रूप से इस तरह की एक साइन वहां का इलाका है, उस साइन प्रदेश में मिस्र के अंदर इस तरह की सेल देखी गई, तो उसके नाम पर इसका साइनाइट नाम दे दिया। समझ गए क्यों इसका नाम पड़ा, तो इस कारण इसका नाम भी क्या रख दिया है, उसे साइन प्रदेश में मिलने के कारण इसका नाम क्या रख दिया, साइनाइट। जैसे हमने एक संरचना पढ़ी थी, मुख्य रूप से आपको भी याद होगी कि जो ये अपने महासागरीय इसमें काष्ठ प्रदेशों के अंदर शिलाकृति आपने पढ़ी थी ना, तो विभिन्न प्रदेशों में जो आकृति है उसके आधार पर उनके नाम भी हमने देखे थे कि महासागरों के किनारों पर पाई जाने वाली जो संरचनाएं थी एक प्रदेश विशेष के अंदर, तो उनका नाम भी उसी के आधार पर दिया गया था। ठीक वैसे ही इसका नाम साइनाइट पड़ा है। अगली आती है पेरिडोटाइट। अब इसकी क्या विशेषता पेरिडोटाइट की, यदि अपन गौर से देखेंगे तो यह सेल अत्यधिक ओलिविन के साथ में पायरोक्सिन होने पर इसका नाम पेरिडोटाइट हो गया। इसमें क्या है, ओलिविन है ना, फेरियम भी है और मुख्य रूप से इसमें क्या है, मैग्नीशियम भी है। तो ओलिविन भी है, उसके साथ में पायरोक्सिन भी है, दोनों खनिज साथ मिलने के कारण मुख्य रूप से इसका नाम पेरिडोटाइट कर दिया गया है। इसका गहरा रंग जो होता है गहरा हरा और भूरा या काला होता है, किसका, पेरिडोटाइट का। ओलिविन व पायरोक्सिन इसके प्रमुख खनिज होते हैं। इसका निर्माण अत्यल्प सिलिका, इसमें सिलिका की मात्रा न्यून रहती है, ठीक है, और अल्ट्राबेसिक मैग्मा के वितलीय अवस्था में उच्च ताप पर शीतलन के कारण होता है। अब वैसे इससे पहले अपन देखा था तो वो सेल जो है डोलोमाइट जो मुख्य रूप से थी, तो साइनाइट जो थी वो वितलीय अवस्था के अंदर जो सामान्य शीतलन जो था उसी से हुआ था। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि इसका निर्माण अत्यल्प सिलिका है या अल्ट्रावेशिक जो मैग्मा के वितलीय अवस्था में उच्च ताप पर शीतलन, तेज तापमान होता है फिर धीरे धीरे अचानक ठंडा होता है, इस कारण से जो बनता है वो बनती है पेरिडोटाइट सेल है। कौन सी बनती है, पेरिडोटाइट सेल। और सातवीं है रायोलाइट। तो रायोलाइट कौन सी होती है, तो यह है अदृश्य क्रिस्टलीय ज्वालामुखी सेल है जो पूर्ण क्रिस्टलीय, अंश क्रिस्टलीय या कांचीय होती है, यानी पूर्ण क्रिस्टलीय हो सकती है, अंश थोड़ा आधा भाग इसका क्रिस्टलीय हो सकता है रायोलाइट का, या फिर कांचीय हो सकती है, अक्रिस्टलीय हो सकती है। कांच अक्रिस्टलीय होता है ना, जिसमें कोई निश्चित रवै नहीं होते, निश्चित फलक नहीं होते, निश्चित शेप नहीं होती है, तो अक्रिस्टलीय हो सकती है। यह सफेद पीताम्बर हल्के भूरे और गुलाबी रंग की होती है रायोलाइट। सफेद पीताम्बर या हल्के भूरे या गुलाबी रंग की हो सकती है, कभी कभी पीले और गहरे बैंगनी रंग में मिल जाती है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी द्वारा अति सिलिक, जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा हो, या अम्लीय लावा के अत्यधिक गति से शीतलन के कारण होता है। काफी तेज गति से अम्लीय लावा अचानक ठंडा होता है ना, अचानक जल के संपर्क में आ जाता है, इस कारण से इस सेल का निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं रायोलाइट। क्या बोलते हैं, रायोलाइट। तो ये प्रमुख सेल थी जिसके अंदर डोलोमाइट है, रायोलाइट है ना, साइनाइट है, ग्रेबो है, ग्रेनाइट है, या 7 प्रकार के आग्नेय सेलें जो है उसकी बारी बारी से हमने उनकी विशेषता, उनका रंग है और उनकी उत्पत्ति, उनमें पाए जाने वाले कौन कौन से खनिज मिलते हैं उसके आधार पर की, है ना। तो ये थी 7वीं रायोलाइट। और 8वीं आती है इसमें पेग्मेटाइट। पेग्मेटाइट सेल कैसे बनती है, तो पेग्मेटाइट सेल का नाम वितलीय सेलों के समान संगठन वाले स्थूल, अब स्थूल पदार्थ इसमें या अति स्थूल क्रिस्टलीय सेलों के रूप में हुआ है। तो ये कैसी है, क्रिस्टलीय सेल है। सामान्यतः श्वेतवर्णी होती है, सफेद रंग की होती है, मैग्मेटाइट जो होती है ना, पेग्मेटाइट होती है सॉरी, वो सफेद रंग की होती है। कणों का आकार अति परिवर्तनशील और असंगत होता है, ठीक है। तो सफेद कलर की सेल, एक ही कलर होता है इसमें सफेद, तो मुख्य रूप से उसको बोलते हैं पेग्मेटाइट। तो ये 8 प्रकार की सेलें आई। उस फिर इस पेग्मेटाइट में प्रमुख खनिज कौन से थे, इसमें क्वार्टज और फेल्सपार होता है। कौन से खनिज होते हैं, क्वार्टज और फेल्सपार होता है। अन्य खनिजों में जैसे टूरमेलिन होता है, टोपाज है, बेरिल है, पेटाइट है ना, इमेरल्ड है, गार्नेट है, रुटाइल है, कैसीटेराइट है, आदि खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये गौण खनिज है, इसके अंदर जो मुख्य रूप से मुख्य खनिजों के साथ में पाए जाते हैं। क्वार्टज और फेल्सपार इसके प्रमुख खनिज होते हैं। तो ये थी 8 प्रकार की प्रमुख खनिज। अब ये जो है, इस इतने सारे खनिज पाए जाने के कारण ये जो सेल है मुख्य रूप से इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये एक सामान्य सा शब्द है, जिससे राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, ठीक वैसे ही मुख्य रूप से जो
पेरिडोटाइट सेल होती है उसको खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति वाष्पीय पदार्थों की उपस्थिति में अम्लीय मैग्मा के अवशिष्ट द्रव्य में मंद क्रिस्टलन के कारण होता है। तो ये प्रक्रिया भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि इसकी उत्पत्ति वाष्पीय पदार्थों की उपस्थिति, यानी वाष्पीय पदार्थ साथ में हो, चाहे जल वाष्प हो चाहे अन्य गैसीय पदार्थ हो, और अम्लीय मैग्मा जिसमें सिलिका की प्रधानता हो कि अवशिष्ट द्रव्य में मंद क्रिस्टल धीरे धीरे ठंडा होता है, उस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। तो ये थी 8 प्रकार की प्रमुख आग्नेय सेलें। कैसी लगी क्लास? प्रत्येक सेल की विशेषता आपने देखी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसमें कौन से तत्व की प्रधानता मुख्य रूप से पाई जाती है ना, वो वितलीय है या ऊपरी भाग में है, उसका रंग कैसा है ना, आदि चीजों की विस्तार से अपन ने क्लास देखी है। कैसी लगी क्लास, समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि बहुत अच्छी लगी, अच्छा लगे, आपको सपोर्ट करना सर्वा क्लासेज को, है ना, तो क्लास को शेयर कीजिएगा। आशा करते हैं कि आप क्लास को शेयर करेंगे, क्लास से अन्य साथियों तक पहुंचाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि आपको ये PDF लेनी है तो आप सर्वा क्लासेज एप्लीकेशन ले लेंगे, वहाँ पे जो फ्री मटेरियल है उसके अंदर हम आपको मुख्य रूप से ये नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो सभी साथी जुड़े किसके साथ? सर्वा क्लासेज के साथ में। और यूट्यूब चैनल को शेयर करें, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भीम। थैंक यू साथियों।